हाँ, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक गैस एक्स है जो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है और मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज आर 20 किलो जूल एंड 75 किलो जूल। हमें दोनों के एंट्रोपी चेंज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ज़रा एंट्रोपी चेंज के बारे में सोचें। अगर एक गैस एक सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी डेल्टा एस मस्ट बी लेस देन 0 और entropy change delta S entropy change and delta H enthalpy change must be less than 0 because गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है और जब ये सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। और दूसरी चीज़ है एंथैल्पी। यहाँ पे देखेंगे जब गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें सॉलिड के सरफेस के साथ इसका इंटरेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा कि किस टेम्परेचर रेंज में ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। तो कोई भी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियसली होना है तो उसका एक क्राइटेरिया है कि डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0 और डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। अब तो यूनिट्स का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है क्योंकि डेल्टा एस किलो जूल में है और डेल्टा एस जो है वो जूल में है। तो सबको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया -220 इंटू 1000 जूल और टी डेल्टा एस को उधर शिफ्ट करें तो ये टेम्परेचर और डेल्टा एस इज -75। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इनइक्वालिटी साइन अपोजिट हो जाएगी तो ये होगा 20,000 अपॉन 75 केल्विन से टेम्परेचर कम होना चाहिए। द टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 20,000 अपॉन 75 दैट इज 287.5 केल्विन से टेम्परेचर कम आना चाहिए, यानी अपना सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में 70 केल्विन पे नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है आयरन के सरफेस पे और ऐसा मेंशन है कि ये फ्रेंडविच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ओबे कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा ऐसा दिखा रहा है कि प्रेशर 4 बार पे एब्जॉर्प्शन x/m इज 0.2, प्रेशर 25 बार पे x/m इज 0.5 और प्रेशर 64 बार पे x/m इज 0.8। अब देखो x/m है क्या, तो x/m इज मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, फ्रेंडविच आइसोथर्म लिखे तो x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, जहाँ k और n आर कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। फर्स्ट डेटा का यूज़ करें, प्रेशर की वैल्यू 4 बार और x/m इज 0.2, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जा रही है 0.2 इक्वल्स टू k 4 की पावर 1/n और सेकंड डेटा 0.5 इक्वल्स टू k 25 की पावर 1/n और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 0.2/0.5 इज 2/5 इक्वल्स टू 4/25 की पावर 1/n और इसको लिख सकते हैं कि 2/5 इक्वल्स टू 4/25 को 2/5 का स्क्वायर और होल की पावर n 1/n रख दें और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2/5 2/n और अगर इसकी वैल्यू 2/5 के बराबर होनी है तो n की वैल्यू जो होगी वो n मस्ट बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब k की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से ही। यहाँ n की वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू k 4 की पावर हाफ और यहाँ से 4 की पावर हाफ यानी 0.2 इक्वल्स टू k इंटू 2, सो k की वैल्यू आ गई 0.1। अब देखो, अब हमें 70 केल्विन एंड 36 बार पे देखना है तो हमें k और n पता चल गया। तो अब यहाँ प्रेशर 36 बार पुट कर दें तो प्रेशर इक्वल्स टू 36 इंटू k की वैल्यू 0.1 तो x/m की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई 0.6। ठीक है, अब ये है कि नाइट्रोजन का वेट अपॉन Fe का वेट। तो Fe का वेट 5 ग्राम है तो यहाँ से नाइट्रोजन का वेट कह सकते हैं कि WN2 इक्वल्स टू 0.6 इंटू 5 दैट इज 3 ग्राम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 जो है वो स्टेटमेंट वाला सवाल है। ऐसा मेंशन है कि गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा एक लायोफिलिक सॉइल का उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। सही बात है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। अच्छा, हमें मार्क करना है कि जो नॉट करेक्ट है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो मार्क कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन
एन इलेक्ट्रोलाइट कैन कोगुलेट बोथ पॉजिटिव सॉल्ट एंड नेगेटिव सॉल्ट। एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मानो Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट वाटर में डिजॉल्व होके एल्यूमिनियम+3 प्रोड्यूस करता है और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। ये दो एल्यूमिनियम+3 और 3 सल्फेट आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम+3 इज ए पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज सॉइल को कोगुलेट करेगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज सॉइल को कोगुलेट करेगा, है ना। यानी हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है और नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पॉजिटिव सॉइल को भी कोगुलेट करेगा और नेगेटिव सॉइल को भी कोगुलेट करेगा, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ए कोलाइड मेक्स इट मोस्ट स्टेबल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि इम्प्योरिटी एक फैक्ट है कि कोलाइड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो कोलाइड का कोगुलेशन बढ़ा देती हैं, यानी कोलाइड की स्टेबिलिटी को कम कर देती हैं, जबकि ये उल्टा कह रहा है। अच्छा, डायलिसिस इज ए प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए कोलाइड सॉल्यूशन। सही बात है, डायलिसिस का यूज इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 रियल गैस सेक्शन का सवाल है, इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। अब देखो यहाँ वॉन डेर वाल गैस की बात, वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है, तो वॉन डेर वाल इक्वेशन देखें तो वॉन डेर वाल इक्वेशन इज P + A/Vm² into Vm minus B equals to RT। ठीक है, अब देखो, अब A है क्या, तो A इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जा रहा है। और B क्या है, तो V इज अ वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, या इसको हम को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा B की यूनिट तो देखेंगे Vm और B की यूनिट सेम आनी चाहिए, तो B की यूनिट जो है वो Vm की यूनिट मोलर वॉल्यूम की यूनिट के बराबर होगी, और ये हो जाएगा लीटर पर मोल। और अगर हम A/Vm² की यूनिट की बात करें तो A/Vm² की यूनिट जो होगी वो होगी ATM के बराबर, प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर जुड़ेगा, तो A की यूनिट आ जाएगी Vm² की यूनिट इंटू ATM। तो Vm² क्या हो गया, तो Vm² देखोगे किसकी यूनिट हो गई, ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हमें बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज का रीजन क्या होता है। तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज का पहला रीजन सेल्फ डिसोसिएशन इन सोप एंड डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स के केस में और सोप्स के केस में उनके सेल्फ डिसोसिएशन से चार्ज अपीयर होता है, और ये डिसोसिएटेड पार्टिकल्स आपस में मिसल बना लेते हैं। जैसे कोई अगर डिटर्जेंट की बात की जाए जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज़ हुआ है, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड डिसोसिएट होके ऐसा O- और Na+ बनाता है, और फिर ये जो O- Na+ वाली जो चेन है ये आपस में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपस में कंबाइन होके स्पीसीज़ बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिसल। ये कुछ इस तरीके से। और इन मिसल्स पे देखेंगे कि इन मिसल्स पे बाहर नेगेटिव, यहाँ पे इस केस में बाहर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज इज ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन के कारण इन पे चार्ज आया, फिर ये एसोसिएट होकर आपस में कोलाइड बना गया। ब्रेडिक आर्क मेथड में इलेक्ट्रॉन कैप्चर काफ़ी फैक्चुअल बात है। ब्रेडिक आर्क मेथड में इलेक्ट्रॉन कैप्चर से बहुत सारे कोलाइड्स में चार्ज अपीयर होता है। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन द सरफेस, हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अपने सरफेस पे कोई ना कोई आयन एडजॉर्ब कर लिया। मानो यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज आयन एडजॉर्ब किया। अब इस पॉजिटिव होता क्या है कि फॉर्मेशन के टाइम पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट जाके कोलाइड पीपीटी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है,
और फिर इनमें दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्सन है, उस रिपल्सन की वजह से ये जो पीपीटी है वो कोलिडार रेंज में डिसोसिएट हो जाती है और ये कोलिडार का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोलिडार। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रोटेक्टिव कोलिडार्स के एडिशन की वजह से चार्ज नहीं अपीयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें एक आइडियल गैस है, इसको हमने इस कंटेनर में रखा हुआ है और बहुत सारे स्टॉपर्स लगा रखे हैं और स्टॉपर्स धीरे धीरे रिमूव किए जा रहे हैं। तो गैस वॉल्यूम V1 से एक्सपैंड होके गैस का वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 से एक्सपैंड होके प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 पे जा रहे हैं। वॉल जो है वो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का मतलब हो गया कि कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है, हीट का कंडक्शन होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ फ्री पी एक्सटर्नल ज़ीरो है। पी एक्सटर्नल ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम जैसा है। अब इसको कनेक्ट करें, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, वो भी कैसे, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, कंडक्टिंग वॉल है मतलब आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल पी एक्सटर्नल ज़ीरो है तो फ्री एक्सपेंशन होगा और मैटर कौन है, आइडियल गैस। तो हम इसको कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जा सकता है कि ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है। ठीक है। अब देखिए, फ्री एक्सपेंशन से कह सकते हैं कि अगर किसी गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन विल बी ज़ीरो। अगर गैस का फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है, यहाँ एक आइसोथर्मल टर्म भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है यानी डेल्टा टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी ज़ीरो है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर। फ्री एक्सपेंशन है यानी जैसे उल्टा हमें पी एक्सटर्नल पता है, उसके बाद हमने फ्री एक्सपेंशन बोला है। तो पी एक्सटर्नल ज़ीरो है तो वर्क की वैल्यू ज़ीरो आ गई। और आइडियल गैस का ये है तो हमें पता है कि आइडियल गैस का ये U इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और जैसा देख रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू ज़ीरो यानी U1 इक्वल्स टू U2। ठीक है। प्रेशर के बारे में देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर P1 V1 प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT। अब P2 देखें तो P2 की वैल्यू हो जाएगी P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2 और एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, thus P2 इज़ लेस देन P1। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे। आइसोथर्मल है तो T1 इक्वल्स टू T2, P1 इक्वल्स टू P2 नहीं हो सकता, U1 इक्वल्स टू U2 हो जाएगा और W इक्वल्स टू ज़ीरो, Q इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा U इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 भी स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं पहला जो ऑप्शन है कि हाफ Cl2 गैस डिसोसिएट करके Cl गैस बना रही है और हमें बताना है कि इसका डेल्टा एस कैसा है। तो हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है और अगर हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस बन गया तो डेल्टा एस रिएक्शन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन इन ए सील्ड कंटेनर विथ रिजिड एडियाबेटिक सिस्टम। तो
तो सील्ड है, रिजल्ट है और एडियाबेटिक है। तो सील्ड है, रिजल्ट है, एडियाबेटिक है। सील्ड है, रिजल्ट है, एडियाबेटिक है, यानी वर्क भी नहीं हो सकता, रिजल्ट है तो, और हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो उसको भी बोल सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी 0। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है। थर्ड, डेल्टा जी इज ऑलवेज 0 फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम। गलत बात है। क्लोज सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, डेल्टा जी नॉट फॉर एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली। डेल्टा जी नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। डेल्टा जी में बी फंक्शन ऑफ प्रेशर, डेल्टा जी विल बी द फंक्शन ऑफ प्रेशर, बट डेल्टा जी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में वन डर वाल इक्वेशन ऑफ ए नॉन आइडियल गैस को हमने रीअरेंज करके लिख दिया इस तरीके से, पी वी बाई आर टी इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी आर टी। ठीक है। अच्छा, हमने ये 1 मोल गैस का लिखा है, इसलिए मोल्स के टर्म गायब हो गए, यानी जो वॉल्यूम है दैट इज मोलर वॉल्यूम। ए और बी आर पॉजिटिव नंबर्स, अभी जिनकी बात की कि ये वन डर वाल कांस्टेंट होते हैं, और इनको हम 80 का इवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर अप्लाई कर रहे हैं, और एक ऐसा कर्व मिल जा रहा है, इस तरीके का ये कर्व मिल गया हमें। ठीक है, इस तरीके का ऐसा कर्व मिल गया है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट, द टू टर्म्स v अपॉन v माइनस बी एंड a अपॉन वी आर टी आर नेवर इक्वल। देखो v अपॉन v माइनस बी तो ये हो गया, और a अपॉन वी आर टी ये हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो पी वी बाई आर टी मतलब ये तो z हो गया, पी वी बाई आर टी यानी z। तो अगर v अपॉन वी माइनस बी और a अपॉन वी आर टी आपस में बराबर हो जाए तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, जबकि ऐसा दिख रहा है कि ये ग्राफ तो कभी 1 हो ही नहीं रहा है। तो a जो स्टेटमेंट है कि ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं हो सकते। दूसरा टर्म है कि एट 80 एटीएम प्रेशर द टू टर्म्स दिस एंड दिस आर इक्वल। तो 80 एटीएम पे क्या देख रहे हैं कि 80 एटीएम पे पी वी बाई आर टी 80 एटीएम पे पी वी बाई आर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 आ रही है। तो एट 80 एटीएम कह सकते हैं पी वी बाई आर टी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 माइ, इसमें ऑप्शन है 1, अच्छा सॉरी, हाँ ऑप्शन ये हो जाएगा कि 1 ए अपॉन आर टी, ए अपॉन वी आर टी इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस बी माइनस 1 यू आ गया। जबकि यहाँ क्या कह रहा है 1 प्लस वी अपॉन वी माइनस बी एंड ए अपॉन वी आर टी आर इक्वल। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एट ए प्रेशर ग्रेटर देन 80 एटीएम द टर्म दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो देखो 80 एटीएम से ऊपर z की वैल्यू क्या आ रही है, तो 80 एटीएम से ऊपर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एट t ग्रेटर देन 80 एटीएम पी वी बाई आर टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सो अगर अप्लाई करें तो v अपॉन v माइनस बी माइनस ए अपॉन वी आर टी is greater than 1, that is v upon v minus b is greater than 1 plus a upon v r t। ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद, ये ऑप्शन देखें तो द टर्म v अपॉन v माइनस बी इज ग्रेटर देन a अपॉन वी आर टी प्लस 1, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसे ही हम 60 एटीएम पे भी देख सकते हैं कि 60 एटीएम पे z इज लेस देन 1। 60 एटीएम पे z की वैल्यू ये आ रही है, z इज लेस देन 180, और 80 एटीएम से ऊपर ये आ रही है। तो 60 एटीएम पे z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसी इक्वेशन को हम लेस देन 1 पुट करेंगे
और लेस देन 1 पुट करेंगे तो बोल सकते हैं v अपॉन v माइनस बी इज स्मॉलर देन 1 प्लस a अपॉन वी आर टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा बोला कि गैसेस लाइक N2 and O2 बिहेव एज आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बहुत ही सही स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे O2 और N2 जैसी गैसेस भी कैसा बिहेवियर दिखा देती हैं, तो ये आइडियल गैस जैसा बिहेवियर दिखा देती हैं। सही बात है। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन इतना ज़्यादा होगा और लो प्रेशर पे वॉल्यूम इतना मॉलिक्यूलर मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, और लो प्रेशर पे गैसेस के बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि आपस में जो इंटरेक्शंस हैं वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे और इनके अपने भी वॉल्यूम का कोई असर नहीं पड़ेगा। सो गैस विल स्टार्ट बिहेविंग एज आइडियल गैस। सेकेंड स्टेटमेंट, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिमिनिशेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सही बात है। ए और बी, ए जो बात कह रहा है बी उस बात को सपोर्ट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में टिंडर इफेक्ट की बात की गई है। टिंडर इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नॉट शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन। हाँ सही बात है। टिंडर इफेक्ट कोलिडाल सॉल्यूशन दिखाते हैं और सस्पेंशंस दिखाते हैं जिसमें पार्टिकल्स की साइज बहुत कम होती है, तो वो अगर सस्पेंशन भी टिंडर इफेक्ट दिखा देते हैं। बट एग्जैक्टली कहा जाए तो टिंडर इफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिखाते, कोलिडाल पार्टिकल्स दिखाते हैं। इन ए ट्रू सॉल्यूशन there is no particle of sufficiently large diameter to scatter light and hence the beam is invisible। सही बात है। ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होती है, और 1 नैनोमीटर से अगर स्मॉल है तो वो टिंडर इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करता, जबकि कोलिडाल पार्टिकल्स में 1 नैनोमीटर से ज़्यादा 1 से 1000 नैनोमीटर के रेंज में पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे टिंडर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में ऐसा कहा जा रहा है कि जेडएनएस क्रिस्टल में जिंक +2 आयंस आर प्लेस्ड एट 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो देखो जेडएनएस क्रिस्टल में S-2 टेट्राहेड्रल S-2 का FCC लैटिस बनता है और जिंक +2 50% टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो S-2 ने लैटिस बनाया और जिंक +2 ने 50% टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई किया, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड्स का नंबर जो लैटिस फॉर्मिंग एटम है उससे उसका डबल होता है। तो S-2 का जितना नंबर होगा उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड होगा, बट जिंक +2 का नंबर जो है वो S-2 के नंबर के बराबर होगा। सो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। अल्टरनेट एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई होता है। तो इन जेडएनएस क्रिस्टल जिंक +2 आर प्लेस्ड एट 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एट अल्टरनेट पोजीशन क्रिएटेड बाय S-2 आयंस इन CCP लैटिस। FCC लैटिस को CCP लैटिस भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, CCP लैटिस। चलिए नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ S- आयन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 2:1। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ S-2 आयन एंड टेट्राहेड्रल वाइड इज 2:1। ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो लैटिस बनाता है और लैटिस बनाता है उसके एटम और टेट्राहेड्रल वाइड्स का रेशियो 1:2 होगा। मतलब लैटिस बनाने वाले एटम्स का नंबर अगर n है तो टेट्राहेड्रल वाइड 2n होते हैं, तो रेशियो शुड बी 1:2 नॉट 2:1। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा रॉन्ग हो गया। अच्छा, वेयर एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ S-2 आयन एंड जिंक +2 आयन इज 1:1। ये पार्ट तो सही है, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, समझें, रीड करें, काफ़ी टाइम लगेगा। सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं देखो जिसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसमें क्वेश्चन बहुत आसान आ जाते हैं, और यही है क्वेश्चन नंबर 24। हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही होगा। अब देखो इसमें क्या है कि एक गैस के लिए टू डिफरेंट गैस के लिए
ऐसा मैक्सवेल प्लॉट हमने ड्रॉ किया है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमेशा हमेशा ट्रू हो गया। बहुत ही सिंपल। अब हम देखो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देख के बता सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMPS B का, इधर स्पीड, यहाँ स्पीड है, अच्छा यहाँ हमने V लिखा हुआ है, तो चलिए अगर हम VMPS देखें तो VMPS B का इज मोर देन VMPS ऑफ A। ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर भी अलग है, तो इसको देख सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू M ऑफ B अपॉन RT आना चाहिए। तो कॉन्स्टेंट हटा दे तो ये T2 आ जाएगा। B का टेम्परेचर T2 है और A का टेम्परेचर T1 है, तो MA अपॉन T1 ऐसा लिख सकते हैं। रूट स्क्वायर रूट हटा दें तो ये आ गया MB अपॉन T2 शुड बी ग्रेटर देन MA अपॉन T1। देखिए ज़रा, ओहो उल्टा हो गया थोड़ा, इसमें इक्वेशन उल्टी पुट हो गई। ये आता है VMPS ऑफ B इज ग्रेटर देन VMPS ऑफ A, और हमें MPS की वैल्यू पता है कि ये MPS इज प्रोपोर्शनल टू RT अपॉन M। तो इसको देख सकते हैं कि रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ B T2 अपॉन मोलर मास ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1 अपॉन मोलर मास ऑफ A। स्क्वायर रूट हटा दें तो T2 अपॉन MB इज ग्रेटर देन T1 अपॉन MA। अब देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 की वैल्यू ज़्यादा है T1 से, तो MB की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए MA से। T2 अपॉन T1 शुड बी ग्रेटर देन MB अपॉन MA, ऐसा आ रहा है। T2 बाई T1, तो अगर T2 की वैल्यू ज़्यादा है T1 से, तो MB इज़ नेसेसरी ग्रेटर देन MA इज़ नेसेसरी ग्रेटर देन MB। ऐसा कोई रिलेशन तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो भी MB और MA में रिलेशन नहीं आ रहा है। हाँ, बट सेकेंड ऑप्शन T2 बाई MB इज ग्रेटर देन T1 बाई MA, ये आ जा रहा है, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो गैसेस A एंड B टेम्परेचर TA एंड TB पे प्रेजेंट है और इनका आइडेंटिकल मैक्सवेल प्लॉट होता है। तो आइडेंटिकल मैक्सवेल प्लॉट होता है तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो दो गैसेस का मैक्सवेल प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मतलब यही सेम, दो डिफरेंट गैसेस हैं और दोनों का मैक्सवेल प्लॉट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम आ गया। तो दोनों का UMPS सेम आना चाहिए, है ना। UMPS सेम आ जाएगा, यानी UMPS इज 2RT बाई M, दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि TA अपॉन MA should be equal to TB अपॉन MB। ठीक है, तो पहले TB इक्वल्स टू TA पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट गैसेस हैं। TB अपॉन TA तभी होगा जब MA अपॉन MB है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है, A और B। C ऑप्शन देखते हैं, TA अपॉन TB इक्वल्स टू MA अपॉन MB। यहाँ से देखो TA अपॉन TB अगर निकालें तो TA अपॉन TB इक्वल्स टू MA अपॉन MB, जबकि ये उल्टा MB अपॉन MA दे रखा है। तो ABC तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से कह सकते हैं D ऑप्शन होना चाहिए। पुट करके भी देख लेते हैं। तो O2 और SO2 एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखो O2 के लिए, O2 का टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन एंड मोलर मास इज कितना, तो 32। तो O2 के लिए TA अपॉन MA कितना, TA अपॉन MA इज कितना, 300 अपॉन 32।
SO2 के लिए देखें तो टेम्परेचर इज 327 यानी 600 केल्विन एंड मोलर मास इज 64 यानी ये भी आ गया 300/32। हाँ है ना, तो ये दोनों गैसेस एक O2 हो सकती है और एक SO2 हो सकता है, दोनों का टेम्परेचर अलग होगा। O2 विल बी एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 एंड O2 कैन बी एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 एंड SO2 कैन बी एट अ टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। ठीक है, चलिए कॉम्प्रेंशन 2 पे आते हैं। कॉम्प्रेंशन 2 भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक बढ़िया टॉपिक, गिव्स फ्री एनर्जी। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इस पे बेस्ड है। अब देखिए इसको ज़रा देख लेते हैं। हमें एक प्लॉट दिया हुआ है फ्री एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ NO2 N2O4 मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड। अच्छा, अब देखिए फ्री एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी G0 दे रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। ये N2O4 है और ये NO2 है। NO2 की फ्री एनर्जी ज़्यादा है और ये 2 मोल ऑफ NO2 है और ये 1 मोल ऑफ N2O4 है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये एक मिनिमा बन रहा है। अब देखो इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं कि डेल्टा G इज 0 एंड गिव्स फ्री एनर्जी का मिनिमा बनता है और एंट्रोपी का मैक्सिमा बनता है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम एंड एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमाइज। मतलब जहाँ पे ये इस ग्राफ का मिनिमा बन रहा है, ये रीजन जो है इसको बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का जोन है। जहाँ मिनिमा बना ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल N2O4 into 2 मोल ऑफ NO2। तो देखो 1 मोल N2O4 का यहाँ है, जब ये 2 मोल NO2 में जाएगा तो इसमें जब 1 मोल ऑफ N2O4 2 मोल NO2 में जाएगा, हमने कंप्लीट कन्वर्जन कर दिया। 1 मोल N2O4 को 2 मोल NO2 में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे 2 मोल NO2 को फ्री एनर्जी 5.4 किलोजूल ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा G होगा उसको बोल सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा G ऑफ 2 मोल ऑफ NO2 माइनस G फॉर 1 मोल ऑफ N2O4 दैट इज़ 5.4। देख भी रहे हैं, सिंपल बिना कैलकुलेशन से भी दिखा सकता है कि यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो फ्री एनर्जी में चेंज 5.4 किलोजूल हो जा रहा है। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जब हम 1 मोल N2O4 को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा G इज, अब देखो इक्विलिब्रियम मिक्सचर तो इस जोन में ऑब्टेन होगा, यहाँ ये पॉइंट है और ये उसका फ्रैक्शन होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर हम कहाँ से इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ N2O4, जब 1 मोल ऑफ N2O4 इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल N2O4 की फ्री एनर्जी इतनी है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की फ्री एनर्जी उससे 0.84 किलोजूल कम है। यानी 1 मोल N2O4 को जब हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.84 किलोजूल फ्री एनर्जी 0.84 किलोजूल फ्री एनर्जी कम होगी। यानी फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 मोल N2O4 इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी माइनस 0.84 किलोजूल। चलिए नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल NO2 चेंजेज इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देन डेल्टा G बताना है। अब देखो जब 2 मोल कन्वर्ट होगा, ग्राफ से ही 2 मोल जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट यहाँ से 2 मोल से स्टार्ट किया हमने, ये यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ आ रहे हैं। तो देखो इसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है वो इतना है, और इसको देख सकते हैं कि ये -5.4, सॉरी अगर हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो बिना माइनस के लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 5.4 प्लस 0.84 किलोजूल। और अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लिखना है तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो -5.4 प्लस 0.84, और ये हो जाएगा अपना -5.4 प्लस -5.4 माइनस 0.84 यानी सी ऑप्शन।